सोल का अपना एक कार्मिक अकाउंट होता है। दुनिया के खत्म होने का मतलब होता है कि एक तरह का जीवन, एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब खत्म होके एक न्यू ऑर्डर आएगा। कि अब ये जो इंसिडेंट हुआ, टेरर अटैक हुआ या इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, क्या ये उस डार्कनेस का पार्ट है और ये वॉर कब तक कहाँ तक जाएगी? जहां तक इंसान चाहेगा वहां तक जाएगी, और ये डार्कनेस का ही पार्ट है, और बहुत पहले से लाइट और डार्कनेस में वॉर चल रही है। कार्मिक रिलेशन इससे कैसे एक साथ जुड़ते हैं? कार्मिकली वो जुड़े होते हैं अपने पर्पस से। पिछले जन्म में भी जो उनका पर्पस था और इस जन्म में भी जो उनका पर्पस है। क्या ऐसा भी होता है जब सडन इंसिडेंट्स होते हैं तो उस प्लेस पर ये सोल्स ट्रैप हो जाएं? हाँ, देखिए, कभी कभी ट्रैप हो जाती हैं क्योंकि वो इतने शॉक में होती हैं कि क्या हुआ। तो ऐसी प्लेसेस के एनर्जी सिग्नेचर को कैसे चेंज किया जाए जब जहाँ पर इतना बड़ा टेरर इंसिडेंट हुआ हो? जो रेड फोर्ट है, जो इंडिया का ये जगह पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है, ये हमारा मूलाधार चक्र है। ये हमारा रूट चक्र है। किसी के रूट को काटने की कोशिश की जा रही है। बस अब और नहीं। कई बार मुँह से यही निकलता है जब इस तरह के इंसिडेंट्स बार-बार हमारे सामने आते हैं और शुरुआत से हम यही कह रहे हैं कि साल 2025 अब आगे और क्या-क्या दिखाएगा। और जाते-जाते भी देखिए जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा टेरर अटैक होता है, 10 लोगों की जान चली जाती है, न जाने कितने घायल हो जाते हैं, ये एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब ये जो बचा-कुचा समय रह गया है साल 2025 का, कहीं ये ना हो कि फिर से कोई अनहोनी हो जाए। और ये जो इतनी अनहोनी हो रही है, इतने सडन इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मास अमाउंट में डेथ हो रही हैं, इन सब का मतलब क्या है? ये क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी ऐसी हो रही हैं कि 2029 तक आते-आते दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या ये वाक़ई में कुछ ऐसा है? एक्चुअल मीनिंग क्या है इतनी सडन डेथ्स का? समझेंगे डॉक्टर मनमीत कुमार से। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, बहुत सारी चीज़ें साल 2025 में हुई हैं। हम पहले भी हमने एक एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर बिल्कुल। हमने पॉडकास्ट किया था और उसके बाद भी देखिए कितना कुछ हुआ। प्रलय आई एक तरह से, बिल्कुल। वाटर एलिमेंट ऐसा लग रहा था वाटर एलिमेंट फायर ज़ोन में है। हम्म। अब ये लेटेस्ट टेरर अटैक, हम यही मन से बार-बार निकलता है कि बस भगवान अब चाहते क्या हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आपका टेक क्या है? देखिए, 2025 का जो साल है वो वैसे ही काफी प्रिडिक्टेड है कि ये होगा। हुँ। पर हर बार जब होता है, प्रिडिक्शंस अपनी जगह पे है और ह्यूमन लाइफ अपनी जगह पे है। ह्यूमन हुँ। लाइफ की जो डिग्निटी होती है, जितनी बार वो लूज होती है, एक शॉक, एक टेरर, एक आतंक फैल जाता है दिल जी। में। मैं यही कहूंगी कि हर सोल का अपना एक कार्मिक अकाउंट होता है, हुँ। जिनका कलेक्टिव अकाउंट होता है। जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे चले गए, हुँ। एक्सप्लोजन में चले गए या बाढ़ में चले गए, जैसे भी है, तो उनका एक कलेक्टिव सोल अकाउंट होता है और कलेक्टिव सोल पर्पस होता है। काफी हद तक ये पर्पस हो सकता है पॉलिसीज को चेंज करना, हुँ। पॉलिटिशियंस को या देश की जनता को जागरूक करना, तो पॉलिसीज में चेंज लाना। ठीक है, बहुत सारी जनता को अवेयरनेस। सो ये एक सोसाइटल लेवल पे होता है। ये वाले जो हुँ। सोल्स होते हैं ये बहुत इवॉल्व होते हैं। एक तो इवॉल्व भी होते हैं और दूसरा ये बहुत तेजी से मोक्ष की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हुँ। तो सोल लेवल पर ये प्लान करके आए होते हैं कि हम कुछ ऐसे टाइम पे एग्जिट करेंगे कि हमारी जो मृत्यु है वो व्यर्थ ना जाए। उससे कुछ ना कुछ अवेयरनेस बढ़े सोसाइटी में, कुछ सिस्टम चेंज हो, किसी तरीके की एक जागृति आए। हुँ। और ये लोग ये निकाल के आते हैं कि एक मास लेवल पे शिफ्ट हो। हुँ। तो ये इकट्ठे होके जब जाते हैं तो एक मास लेवल पे शिफ्ट आता है। अब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हुँ। कुछ ना कुछ पॉलिसीज जो है वो जरूर चेंज होंगी। किसी तरीके से सिक्योरिटी को देखा जाएगा। हमें अच्छे से पता है हमारे दुश्मन कौन है। हुँ। अब हमें टाइम है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन लें, कि हम चुप ना बैठें। यस। और यही चीजें हमारे नेता भी कह रहे हैं। तो एक अवेयरनेस है, एक फीलिंग है। तो ये सोच जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं, कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इन सोल्स का भी आपस में कोई संबंध होता है? जो ये ग्रुप बनता है सोल्स का? पहले के जन्म से इन लोगों का सिमिलर सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, हुँ। फिर एक फैमिली के लेवल पे होता है, हुँ। और फिर एक कलेक्टिव लेवल पे होता है, सोसाइटी के लेवल पे होता है।
तो कुछ सोल्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक हायर कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं कि हम फैमिलीज के लिए भी कुछ करेंगे, हम सोसाइटी के लिए कुछ हम्म। करेंगे। तो जितने भी ऐसे केसेस होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के साथ भी होता है। कार्मिक रिलेशन इससे कैसे एक साथ जुड़ते हैं? कार्मिकली वो जुड़े होते हैं अपने पर्पस से, पिछले जन्म में भी जो उनका पर्पस था और इस जन्म में भी जो उनका पर्पस है। इनमें से बहुत सारे सोल्स अपनी फैमिली का कार्मिक सफरिंग भी खत्म करने के लिए आए होते हैं। कई बार हमारी फैमिलीज के ऊपर कोई एंसेस्ट्रल कर्सेस होते हैं, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा होता है, जो कहीं ना कहीं एक सोल को डिसाइड करना होता है कि इसके आगे मैं नहीं होने दूंगा। तो कई बार ये वाले जो सोल्स होते हैं ये एक लंबी चली आ रही श्राप की जो श्रृंखला है, या किसी टाइप का ट्रॉमा है, या किसी टाइप का डेट हुआ होगा इनकी फैमिली के ऊपर, तो ये फैमिली लाइंस को भी क्लियर करता है। और इसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर क्या असर पड़ता है? मैंने जैसे आपको कहा, पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, लोगों के अंदर यूनिटी आ सकती है, अवेयरनेस आ सकती है। जैसे अभी जो अटैक हुआ उसमें हमें ये पता चला कि ये अटैक तो एक बहुत छोटी सी चीज है और शायद जल्दबाजी में हो गया, होना कुछ बहुत बड़ा था। तो आप ये देखिए कि कई बार सोल्स जो होते हैं कलेक्टिवली ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बिगर डिजास्टर को अवॉइड करेंगे, हम अपनी आहुति दे देंगे लेकिन बिगर डिजास्टर्स को। इनमें से कुछ ये जो सोल्स हैं ये पिछले जन्मों में फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। बट इनकी फैमिली कैसे समझे कि व्हाई अस? इनकी फैमिली को यही समझना होगा कि इनके जो ये लोग गए हैं उनकी सोल्स बहुत इवॉल्व थी और वो इसी पर्पस के लिए आई थी कि किसी तरीके से हम अपनी देश की सेवा में जा सकें, किसी तरीके से सोसाइटी की सेवा में जा सकें। जैसे एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली कैसे सोचती है कि इतने आर्मी ऑफिसर्स हैं फिर भी मेरा बच्चा ही क्यों गया, क्योंकि उस बच्चे ने तो सोचा ही था कि मुझे एक बड़े पर्पस के लिए आना है। तो क्या होता है कि बहुत लोग सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए आते हैं, बहुत लोग अपनी फैमिली के लिए आते हैं, बहुत लोग अपने गांव के लिए आते हैं और बहुत लोग देश के लिए आते हैं। तो ये डिपेंड करता है, चाहे हम एक ही फैमिली में पैदा हों लेकिन हमारे सोल्स नए और पुराने हो सकते हैं, हमारे सोल्स ज्यादा इवॉल्व और कम इवॉल्व भी हो सकते हैं। एक डिफरेंशिएशन रहता है। एक फैमिली का ये मतलब नहीं है कि सबका पर्पस एक जैसा होगा या सब सिर्फ अपने ही, जैसे एक क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों ने उसी क्लास की पढ़ाई ली होती है, कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी लिए होते हैं, कुछ बच्चों ने हायर सब्जेक्ट्स भी लिए होते हैं। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे या जो भी शहीद हुए वो एक देश के उसमें शहीद हुए, क्योंकि अगर वो नहीं होते जो उनका पर्पस था तो बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स होने वाले थे। बट मैम इसी से जुड़ा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि सोल सेलेक्ट होती है, सोल का पर्पस होता है। क्या ऐसा भी होता है जब सडन इंसिडेंट्स होते हैं तो उस प्लेस पर ये सोल्स ट्रैप हो जाएं? हाँ देखिए, कभी कभी ट्रैप हो जाती हैं क्योंकि वो इतने शॉक में होती हैं कि क्या हुआ। लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है उसमें मुझे ये बताया गया है मेरे स्पिरिट गाइड से कि सब सोल्स ने अपनी बॉडीज को एग्जैक्टली 3 से 4 सेकंड पहले छोड़ दिया था, तो उनको वो पेन फील नहीं हुआ जो बॉडी को पेन फील होता है। सोल एकदम एग्जिट कर जाती है उससे पहले। तो इस इंसिडेंट में कोई सोल ट्रैप नहीं हुई है, कोई भी ट्रैप नहीं हुई है। और एनर्जी सिग्नेचर की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा इलाका था जहाँ से देश भर, दिल्ली के ही नहीं, देश भर के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। वहाँ कोई भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है मौजूद, चाहे वो छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है या वीआईपी है। तो ऐसी प्लेसेस के एनर्जी सिग्नेचर को कैसे चेंज किया जाए जब जहाँ पर इतना बड़ा टेरर इंसिडेंट हुआ हो? देखिए, सबसे पहले तो उसकी एनर्जी हो ही क्या गई है। जो रेड फोर्ट है, जो इंडिया का ये जगह पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है, ये हमारा मूलाधार चक्र है, ये हमारा रूट चक्र है। किसी के रूट को काटने की कोशिश की जा रही है। आप ये सोचिए कि वो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि वो हमारे कंट्री के रूट पे पहुंच गए हैं। हाँ, जहाँ पे सब कुछ, जो सबका आधार है, सेंटर है, आधार है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा एज अ सोसाइटी एंड एज अ कंट्री कि हमें अपने आप को सिर्फ अपने फोर्सेस के भरोसे पे ना रखते हुए, उनको तो अच्छी विशेष भेजनी ही है, हमें आपस में भी एक दूसरे के साथ बहुत यूनिटी, बहुत अवेयरनेस, बहुत विजिलेंस दिखानी है। दूसरी चीज, अब जब भी कभी ऐसा ब्लास्ट होता है या ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, वहां पे एक तो फियर, पैनिक, डेथ और इस टाइप का सिग्नेचर जो होता है वो काफी टाइम तक रहता है। आप कितनी भी क्लेंजिंग कर लीजिए,
कम से कम 3 से 4 साल तक वो एनर्जी सिग्नेचर रहता है। अब कैसे इसको चेंज किया जा सकता है मास लेवल पे? जितने भी हीलर्स और कोचेस हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपने अपने घरों में हर रोज रात को एक एनर्जी बॉल भेजिए। आप एनर्जी भेजिए, लाइट एनर्जी भेजिए उस जगह को हील करने के लिए। और एनर्जी इज रियल। अगर हम लोग सोचेंगे अरे एक इंसान से क्या होगा, लेकिन अगर 2 लाख लोग, 3 लाख लोग जिनको किसी भी तरह का और जिनको नहीं आता एनर्जी का काम, वो प्रेयर्स भेज सकते हैं। प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। दूसरी चीज, वहां पे हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी जगह पे कोई नई जान लगाते हैं तो उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है। ठीक है। थर्ड ये है कि इनकी जितनी भी, आई एम श्योर कि इनकी जो मॉर्टल रिमेन्स होंगे उसको अच्छे से क्रिमेट किया गया होगा। वहां पे जितने भी पास में मंदिर हैं वहां पे एक प्रेयर कराई जाए इनकी शांति के लिए और उस जगह की शांति के लिए। एंड आई थिंक विद दैट धीरे धीरे जो है एनर्जी सिग्नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या जिन लोगों ने अपनी फैमिली के एक पर्सन को खोया इस इंसिडेंट में, वो फैमिली भी हीलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है? जरूर करनी चाहिए। उनके अंदर अभी इस समय बहुत आक्रोश होगा, बहुत दुख होगा, बहुत गुस्सा होगा, बहुत ब्लेम होगा जीवन के अगेंस्ट, मे बी कंट्री के अगेंस्ट, मे बी चीजों के अगेंस्ट, लाइफ के अगेंस्ट। लेकिन उससे जो चले गए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर फिर यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, इन शॉर्ट सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो तब जिन फैमिली का कोई सदस्य गया, जिस भी फैमिली का गया, वो ये कहता है कि जिसका जाता है ना उसको पता है। दैट इज ट्रू। ये सब बातें बोलने की बातें हैं। That is तो true. अब ऐसे में उनको कैसे हील करें? पहला काम तो उस फैमिली को भी हील करने का है ना। मोनिका, जब तक किसी की फ्री विल नहीं होती तब तक हीलिंग नहीं होती। आप किसी को बिना उनकी इच्छा के हील नहीं कर सकते। यस। आप उनको सिर्फ लाइट से कनेक्ट कर सकते हो जब वो चाहें तो। इसीलिए ग्रीफ का जो प्रोसेस होता है उसमें पहले एंगर होता है, नॉन एक्सेप्टेंस होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ। बट मैं नहीं कहूंगी कि सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं। बहुत फैमिलीज को ये बात समझ में आती है कि हमारे कंट्रोल के बाहर थी। यस। जो फाइनली जो डेथ है वो हाथ में भगवान नहीं के था। हाथ में है। एक ऐसी चीज है जिसको इंसान हमेशा से कंट्रोल करना चाहता है पर कभी हो नहीं पाया। बट मैम, मास लेवल में इतने सारे इंसिडेंट्स होना, आप और मैं अगर इंसिडेंट्स रिपीट करूं तो शुरुआत से ही देखिए कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। चाहे आप बेंगलुरु में जो भगदड़ मचती है क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, या फिर जो पहलगाम में होता है, या एयर इंडिया प्लेन क्रैश है, या आप हिमाचल उत्तराखंड में जो जल प्रलय आई, भूकंप आए, इन सबको देख लीजिए, या फिर अभी का ये ताज़ा इंसिडेंट ही क्यों ना देख लीजिए। हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स हमारी सुनता है। यूनिवर्स को कहो, एनर्जीज रिलीज होती हैं, मैनिफेस्ट करो। तो एक किस तरह की एनर्जी यूनिवर्स से रिलीज हो रही है कि इतने बड़े अमाउंट में डेथ होती है, सडन डेथ होती है। हम देखिए, एक नॉर्मल जीवन, सडन न्यूज आती है कि ब्लास्ट हो गया है, हम सब शॉक्ड हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक होती है आपका अपना जीवन, और एक होता है जिस भाव से जीवन एज सच चल रहा है, पूरी देश का जीवन चल रहा है या पूरे यूनिवर्स का चल रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे समझिए कि एक बोट है और वो एक नदी पे चल रही है। नदी का अपना भाव है। बोट वाले बंदों का कंट्रोल कहाँ पर है? केवल उस बोट पे। लाइफ के फ्लो में जिस चीजों से कर्मा चल रहे हैं, इस देश के कर्मा चल रहे हैं या सारी कंट्रीज के कर्मा चल रहे हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जो चाह सकते हो अपने लिए चाह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि ये लोग अपने कर्मा की वजह से नहीं गए, मे बी कंट्री के कर्मा की वजह से, या बाकी जो बहाव है ओवरऑल लाइफ का। दूसरी चीज याद रखिए कि 2025 से 2032 तक अर्थ रिस्ट्रक्चर हो रही है। अगर हम ऑफिस को रिस्ट्रक्चर करें या घर को करें तो बहुत धूल झाड़ें, मतलब दरियों को झाड़ें तो धूल निकलेगी, गंध और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इससे पहले कि सब चीजें व्यवस्थित हों, नया कुछ चले, उससे पहले चीजें क्योस में आती ही आती हैं। तो चाहे वो प्रलय है, चाहे वो ये सब अटैक्स हैं, या जो भी है, अर्थ इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। और जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं जाती, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। चाहे ये इंसिडेंट्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज हैं, फ्लड है, फायर है, ये सब क्या हो रहा है? अर्थ जो है एज सच वो रिकैलिब्रेट हो रही है। तो इसमें हमें ये भी देखना है कि हम लोगों ने जहां तक दुनिया को डार्कनेस में पहुंचा दिया है, उसका भी एक सामूहिक फल है। जैसे अगर हम अर्थ से पेड़ ही काटते रहे तो कहीं ना कहीं
अर्थ रिलेटेड कैलामिटी आएगी ही आएगी, तो हम कहेंगे कि अरे उन लोगों ने काटा था, हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो कंबाइंड कर्मा ना, इट्स अर्थ वर्सेस मैन। मैन का जब ऊपर तक बंध जाएगा, ऊपर पानी जिसे कहते हैं सर के ऊपर से हाँ। निकल जाएगा, तो कोई ना कोई कैलामिटी आएगी, अब उसमें कोई ना कोई तो जाएगा। वैसे ही जब हम डार्कनेस को चूज कर रहे हैं, इतना चूज कर रहे हैं, इतना चूज कर रहे हैं, हम सबको पता है सूर्य के साथ उठना है, नहीं उठते, जो चीजें नहीं करनी वो करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डार्कनेस का भी एक बैकलैश आता है। और दूसरी चीज कि आपका अपना कर्मा, यूनिवर्स से जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो आप इस लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आप जीवन से पहले ही चुन के आए हैं। ये सोल्स शहीद होना किसी न किसी लेवल पर चुन कर आते हैं। हाँ। कि हमें अगर मौका मिले तो भगवान प्लीज हमें इस कर्मा के साथ भी बांध देना, ताकि मेरे पिछले कर्म पूरे हो जाएं, मेरी फैमिली के पूरे हो जाएं, और मैं किसी के काम आ सकूं, मेरी डेथ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इट्स अ वेरी हाई लेवल प्लान। ओके, 3 क्वेश्चंस आपके आंसर से मेरे माइंड में रेज हो रहे हैं। फर्स्ट, जैसे आपने कर्मा का जिक्र किया, तो जो सोल रिलीज हुई इस तरह के इंसिडेंट्स में, चाहे वो ये ब्लास्ट इंसिडेंट हो, टेरर इंसिडेंट हो, या कोई भी सडन इंसिडेंट हो, जो सोल रिलीज हुई, क्या वो अपने कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, पिछले जितने भी हैं? देन मैं सेकंड पूछती हूँ, एक एक करके। देखिए, जब कोई सोल किसी हायर पर्पस के लिए अपनी जान देती है, हाँ। ठीक है, अपनी बॉडी को छोड़ती है, तो उसका रीइंकार्नेशन साइकिल फास्टर हो जाता है, मोक्ष नहीं मिल जाता, एकदम तेज हो जाता है, और फिर लास्ट के बिल्कुल ही कुछ जन्म रह जाते हैं। ठीक है, किसी किसी के लास्ट होते हैं, लेकिन 90% के लास्ट के अगर 100 होंगे तो 10 ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस यूनिवर्स की नजर में एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। ठीक है, और जब कोई सोल, लेकिन आपने कहा किसी भी अचानक तरीके से नहीं, अगर किसी के एक्सीडेंट में हुई तो इससे कोई मतलब नहीं है। अचानक तरीका एक ऐसा जो इस तरह के इंसिडेंट्स है, जैसे एयर इंडिया हुआ, ये टेरर ब्लास्ट हुआ, या वो अप्रैल में हुआ था, अगर उस सोल का बॉडी छोड़ना किसी की अवेयरनेस में पार्टिसिपेट करता है, हाँ, मतलब उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करता है, तो यस। अगर वो एक हायर पर्पस है तो यस, अदरवाइज नहीं, वो अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करेगी। सेकंड क्वेश्चन, ये जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं, और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है ये प्रिडिक्शंस, कि 2029 तक भाई दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या इतने सारे जो ये सडन इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेजिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सब उसका एक पार्ट है? देखिए, मैं नहीं मानती कि दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से बोला जा रहा है, वैसे तो बहुत लोग कह रहे हैं 2026 में भी खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया के खत्म होने का मतलब होता है कि एक तरह का जीवन, एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब खत्म होके एक न्यू ऑर्डर आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे चल रहे थे वैसे नहीं चलेंगे, क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, तो एक नया जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है इट्स अ फिजिकल डेथ, इसका मतलब है इट्स अ एनर्जेटिक डेथ। एक तरीके से हम एक पुरानी आदत को छोड़ के एक नए तरीके को अपना रहे हैं, जैसे एनर्जी शिफ्ट। जैसे एक फैमिली कहे कि आज तक हम नॉन वेजिटेरियन थे, अब हम वेजिटेरियन बनेंगे, तो फैमिली की मौत नहीं हो गई, लेकिन फैमिली की आदतों को छोड़ दिया गया और एक नई आदतों को अपना लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि ये मत कहिए कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया चेंज हो जाएगी, पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से ऑलराउंड चेंज होगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा, आपके पिछले कई पॉडकास्ट में आपने ये कहा है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं, ये एक लाइट वर्सेस डार्कनेस का वॉर है जो चल रहा है। अब मैं आपकी ही बात से सवाल करूंगी कि अब ये जो इंसिडेंट हुआ, टेरर अटैक हुआ, या इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, क्या ये उस डार्कनेस का पार्ट है, और ये वॉर कब तक, कहाँ तक जाएगी? जहां तक इंसान चाहेगा वहां तक जाएगी, और ये डार्कनेस का ही पार्ट है, और बहुत पहले से लाइट और डार्कनेस में वॉर चल रही है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ना लाइट अच्छी है ना डार्कनेस अच्छी है, ये दोनों अलग अलग एनर्जीज हैं। लाइट क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो एक एनर्जी है। आप कभी भी कोई भी एनर्जी का फॉर्म ले लीजिए, उसके 2 पोल्स होंगे। आप उसको लाइट और डार्कनेस कहने की जगह ए और बी भी कह सकते हैं। तो ए बेटर है, बी बेटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ऊर्जा के सोर्सेज हैं।
इंसान डिसाइड करेगा कि उसको ए में जाना है या उसको बी में जाना है। डार्कनेस में कैसे लाइट मिल सकती है? लाइट तो लाइट में ही मिलेगी। नहीं, बट लाइट इज जस्ट अ वे ऑफ आर सेइंग। आपके दिमाग में लाइट एक वर्ड किसी ने डाला है जब आप बचपन में पढ़ रहे थे। यस, कि लाइट इज पर है इक्वल तो टू एनर्जी। पीस एंड प्योरिटी एंड ये आपको डार्कनेस इज सिखाया इक्वल टू गया है, गलत चीजें। ये आपको सिखाया गया है। ओके। ठीक है, गलत चीजें क्या होती हैं? देवता कौन थे? जो लाइट में थे। हाँ, और असुर कौन थे? जो डार्क में थे। तो डार्क का मतलब क्या है? नॉलेजेबल तो वो भी थे, हाँ बलशाली तो वो भी थे। हाँ। ऐसा कहते हैं बहुत सारे असुर देवताओं से भी बलशाली थे। नॉलेज में भी रावण का कोई मुकाबला नहीं था, उसके पास जितनी नॉलेज थी। तो डार्क क्या था? डार्क सिर्फ उसकी गलत चॉइस काम, थी, सिर्फ उसकी गलत चॉइस, एक्ट्स। ड्यू टू चॉइस। हाँ राइट, उसने गलत चूज किया। हाँ। वैसे ही अगर आप कहें कि ये लोगों ने गलत चूज किया है और ये लोगों ने सही चूज किया है अकॉर्डिंग टू सम मॉरल स्टैंडर्ड्स, तो आज एक इंसान है, इंसान के पास दोनों चॉइसेस हैं। कहाँ जा रहे हैं लोग? मंदिरों में जा रहे हैं कि शराब खानों में जा रहे हैं? दोनों जगह। नहीं, डार्कनेस में ज्यादा जा रहे हैं। हम्म। आजकल के बच्चे एडिक्टेड हैं, हाँ, ये मेंटली पॉइंट है। चैलेंज्ड हैं। हाँ ठीक है, सुबह नहीं उठना चाहते, हाँ। सनातन धर्म में नहीं जाना चाहते। हम्म। आज कितने पॉडकास्टर, कितने लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं सूर्य को जल देते हैं, सबको पता है देना है, लेकिन असली में कितने दे रहे हैं? नहीं देते। सबको पता है आदित्य हृदय स्त्रोतम उठते करना नहीं है, है। कितने करते हैं? नहीं उठते सबको हैं। पता है दिवाली की पूजन उतनी ही देर बैठते हैं और कहते हैं कितनी देर की कथा है ये बता दो, क्योंकि उसके बाद हमें बाहर जाना है। हाँ। कहते सब हैं, करते कम हैं। तो एक इंसान भी अगर डार्कनेस चूज कर रहा है तो फिर तब तक चलेगी जब तक इंसान चूज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारी चॉइसेस और हमारे जो एक्ट्स हैं वो 100%। डार्कनेस का पार्ट है, और जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं वो सब एक लाइट का पार्ट है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आज की डेट में डार्कनेस ज्यादा है। और इस वॉर का यानी कि कभी कोई एंड होगा ही नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है, जिस दिन लोग चूज कर लेंगे उस दिन हो जाए। और ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 100 के 100 लोग चूज कर लें। वी आर होपिंग कि करें, हाँ, इसीलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, लोग लाइट वर्किंग सीख रहे हैं। यस। ऐसा नहीं है कि डार्कनेस ही चलेगी, नहीं। 2032 तक ऐसा कह रहे हैं कि सतयुग वापस आ जाएगा, पता नहीं सतयुग आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है विद एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, विद एवरी राइट चॉइस दैट वी आर मेकिंग, वी आर स्प्रेडिंग द लाइट। और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग ये काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके काम से केवल वही और उनकी फैमिलीज प्रभावित नहीं हो रही, ओवरऑल कॉन्शियसनेस में भी इसकी हाजिरी लग बट रही ये है। भी कहा जा रहा है कि हम कलयुग के अंतिम चरण की तरफ धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। और जब कलयुग, ये भी हमने सुना है, जो हमने सुना है विद्वानों को कहते हुए कि कलयुग का जब अंत आएगा तब डार्कनेस और ज्यादा होगी। ऑलरेडी हो रही है। हाँ। आपने यही बोलना शुरू किया था कि कब तक, यस। कब तक हमें ये सहना पड़ेगा। तो डार्कनेस तो ऑलरेडी ज्यादा ही है। मुझे नहीं लगता इसका एक निर्धारित समय है या इसके साल हैं। मुझे लगता है टाइम इज अ मिथ। जितनी जल्दी आप चूज करोगे, टाइमलाइन शिफ्ट हो सकती हैं। जितनी जल्दी आप शिफ्ट करोगे उतनी जल्दी आप में शिफ्ट आएगा और उतनी जल्दी अर्थ में शिफ्ट आएगा। ओके, एज अ साइकिक और आकाशिक रिकॉर्ड मास्टर, क्या आपने कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह की जगहों पर जाकर, जैसे जहाँ पर ब्लास्ट हुआ, या फिर कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर टेरर अटैक हुआ, या फिर अहमदाबाद में वही जगह जहाँ पर प्लेन गिरा था, कुछ भी ऐसी जगहें हैं, वहां पर कभी आपको सोल्स फील हुई हो? बिल्कुल, आपको भी होंगी। सब लोगों को सोल्स फील होती हैं, सब लोगों को वहां पे हैवीनेस लगती है, रोना आता है। उस जगह को जब आप पार करेंगे तो आपका मूड एकदम चेंज हो जाएगा। और उस जगह का मतलब एग्जैक्टली उस 1 किलोमीटर नहीं है, 5 किलोमीटर इस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ, फर्क जरूर पड़ता है। एनर्जी इज रियल। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या इस तरह के कोई ब्लूप्रिंट्स दर्ज होते हैं, एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट्स, जब इस तरह की डेथ्स होती हैं? होते हैं, और मास लेवल पे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लेवल पे उन सोल्स की पूजा की जाती है। अगर उन्होंने अपनी जान दी और उसकी वजह से देश में चेंजेस आए, लोगों की सोच में चेंजेस आए, लाइट बढ़ी, तो उन लोगों को हमेशा याद किया जाता है आकाशिक फील्ड में। आप क्या फील करती हैं जब इस तरह की ट्रैप्ड सोल्स को महसूस करती हैं, या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं? क्योंकि आप सोल को आपसे बेटर शायद कोई फील नहीं कर सकता, हम लोग नहीं फील कर सकते, वो आपका काम है, आप इसमें मास्टर हैं। तो जब आप सोल को फील करती हैं, क्या महसूस करती हैं? बहुत रोना आता है, और सोल्स की स्टोरी सुनकर और ज्यादा रोना आता है, इंसानों की स्टोरी सुनकर कम रोना आता है। जब सोल चली जाती है उसको बहुत सारी चीजें याद आती हैं, पर एंड में वो खुश होती हैं और वो कहती हैं कि हम जो करने आए थे, हमारा पर्पस पूरा हुआ। सबसे दुख की बात ये होगी
हमारे कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, कि ऐसे सैक्रिफाइसेस के बाद, सोल लेवल के ऐसे सैक्रिफाइसेस के बाद भी अगर हमें ये समझना है कि हम ज़्यादा अवेयर कैसे हों, प्यार से कैसे रहें, काइंडनेस से कैसे रहें, सद्भावना से कैसे रहें, फैमिली का इम्पोर्टेंस समझें, तो दैट विल बी मोर सैड कि अगर उनकी डेथ्स वेस्ट हो जाएं, हम यही ना समझ पाए। आज भी देखिए कितने लोग गालियां दे रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतना हो गया, कम से कम इतने में एक वार्निंग आ गई हमारे पास, क्योंकि इससे बहुत बड़ा होने वाला था। मैम, ये जो सोल्स रिलीज होती हैं, क्या ये अपना पर्पस समझ पाती हैं कि हमारा पर्पस ये बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर ये 100%। भटकती हैं सारी नहीं नहीं सोल्स? नहीं नहीं, भटकती भी हैं, कुछ परसेंटेज भटक भी जाती हैं क्योंकि ट्रॉमा में होती है, उनको पता नहीं चल पाता। हाँ। लेकिन जैसे ही वो किसी लाइट वर्कर को मिलती हैं, कोई मीडियम उनको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से क्लीन करता है, तब उनको जैसे ही याद आता है, उनको निकाल लिया जाता है। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, ऐसी सोल्स को कैसे हील किया जा सकता है, और स्पेशली जिन फैमिली का पर्सन इस तरह से गया है उनके जीवन से, और इस तरह से उनकी डेथ हुई है, वो अपने लेवल पर कैसे हील कर सकते हैं? फैमिली को इसको एज अ लेवल ऑफ ऑनर ही देखना पड़ेगा, शहीद ही कहेंगे, क्योंकि वो जो गए उनकी वजह से बहुत और लोग बच गए। तो एक तरीके का सैक्रिफाइस होगा, उनके बारे में अच्छे से बात करें, और जो बाकी के लोग हैं वो ये समझें कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, लाइफ इज नॉट वेरी लॉन्ग। अब पहले के जमाने की तरह नहीं है कि 80 to 90 के बीच में ही डेथ होगी। लाइफ इतनी अनसर्टन हो रही है, डार्कनेस बढ़ रही है, तो मैं ये कहूंगी कि आप क्यों नहीं अपना पर्पस पूरा कर लेते, जितने भी टाइम आपके पास है, जितने भी साल महीने आपके पास हैं, आप लाइफ को फॉर ग्रांटेड ना लें। आप प्रिपेयर्ड रहें। डेथ प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों को सुन के सैड लगता है बिकॉज हम एंड में हमेशा लव एंड लाइट, हीरो जीत गया बोलना चाहते हैं, बट ट्रूथ यही है कि अनसर्टेनिटी है। अपने लाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी सिचुएशंस को, अपने ऑफिस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वी शुड फील कि हमें ये गिफ्ट मिला है। समय भी हमारा जो टाइम निकल रहा है वो एक गिफ्ट है। तो रोज सुबह उठ के सोचें कि इस गिफ्ट को मैं बेस्ट यूज कैसे कर सकता हूँ। अगर कल मैं नहीं रहा तो मेरा क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, मेरी फैमिली के सिवाय मुझे कोई याद भी करेगा? हैव आई लेफ्ट एनी मार्क ऑन द वर्ल्ड? क्या मैंने किसी के लिए कुछ किया? क्या मैंने एक अनाथ आश्रम खोला? क्या वो बच्चे मुझे याद करेंगे? क्या मैंने कोई लेगेसी छोड़ी, कोई किताबें लिखी कि लोग उसको पढ़ के याद करेंगे कि अच्छा ये थी? तो आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ को कितना सीरियसली लेते हैं, अपनी लाइफ के लिए क्या प्लान करते हैं? ऐसे इंसिडेंट के बाद इट शुड ब्रिंग शार्पली द फोकस बैक on how are you contributing to the planet. 2025 अनप्रिडिक्टेबल रहा, बहुत कुछ ऐसा हुआ, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, आपने भी कहा और हम फील भी करते हैं, और ये एक्चुअल में है। 2026 स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय में, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 2026 में ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ना हों, हम क्या होप कर सकते हैं, और आप उसके लिए क्या मैसेज देंगी? आपको क्या फील होता 2026 है? एक स्लाइटली बेटर ईयर है, क्रिएशन का ईयर है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरी ये नहीं है कि 2026 कैसा हो, ज़रूरी ये है कि 2025 कैसे एंड किया जाए। और वो हमें ऐसे एंड करना चाहिए कि जितने भी लेसन्स हमने सीखे, शायद हम नहीं मरे, लेकिन दूसरों की लाइफ से, प्रलय से जो अनसर्टेनिटी आई वो हमारे साथ भी आ सकती थी। तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं और हम कितने जागरूक हैं और हम लोगों की हेल्प कितना कर सकते हैं, इन लेसन्स के साथ, इन भावनाओं के साथ भगवान से शक्ति मांगते हुए कि काश हम भी किसी के काम आ सकें। और अगर ये मेरे साथ हो गया तो मेरा प्लान बी क्या है, मेरी फैमिली कितनी प्रिपेयर्ड है, मैं कितनी प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे फाइनेंसेस कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो एक सतर्क तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने जीवन को जिए। यानी कि एक्सेप्ट करना होगा लाइफ और डेथ का जो मीनिंग है और जो पर्पस है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि फिर से वही सवाल मन में आ जाता है कि व्हाई। तो थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवालों का जवाब मिला होगा, और बहुत ज़रूरी है कि लाइफ के पर्पस को समझना, और उससे भी बड़ी बात अपने सोल के पर्पस को समझना, ताकि अपनी लाइफ को आप सही तरीके से जी सके। थैंक यू सो मच।